स्टूडेंट्स, हम उपसंयोजन यौगिकों में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे थे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हमने बताया था कि एक स्थिर वैद्युत मॉडल है। क्या है? CFT स्थिर वैद्युत मॉडल है, जिसमें क्या होता है, धातु और लीगेंड के मध्य जो बंध बनता है वो आयनिक बंध होता है, और इसमें ऋण आवेशित लीगेंड को एक बिंदु आवेश के रूप में मानते हैं और उदासीन लीगेंड को द्विध्रुव के रूप में मानते हैं। फिर एक पॉइंट था जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक होते हैं उनके पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है, और जब पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है तो हम इनको अपभ्रष्ट अवस्था या डीजनरेट कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब संकुल बनाता है कोई धातु परमाणु, जब संकुल बनाता है तो क्या होता है, लीगेंड्स आते हैं पास में, और लीगेंड के वजह से जो धातु परमाणु के आयन के चारों ओर, धातु परमाणु के चारों ओर क्या हो जाता है, ऋण आवेशों का एक गोलीय सममित क्षेत्र रहता है। तो धातु परमाणु के चारों तरफ ऋण आवेशों का एक गोलीय सममित क्षेत्र रहता है, और लीगेंड की वजह से वो सममित क्षेत्र क्या हो जाता है, डिस्टर्ब मतलब असम्मित हो जाता है। और जैसे ये असम्मित होता है ये क्षेत्र, ऋण आवेशों का क्षेत्र जो धातु परमाणु के चारों तरफ होता है, तो इनकी डीजनरेसी खत्म हो जाती है। डीजनरेसी खत्म होने का अर्थ है कि अब इन पांचों की ऊर्जा समान नहीं होगी, किसी की ज्यादा किसी की कम। और जैसे ही डीजनरेसी समाप्त होती है तो इन तीन की ऊर्जा अलग हो जाती है, इन दो की अलग हो जाती है, मतलब विपाटन हो जाता है। क्या हो जाता है? विपाटन। तो ये तीनों को मिलाकर हम T2G कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम EG कहते हैं। तो दो समुच्च बन जाते हैं। तीन सब सेल को मिलाकर T2G बनता है और दो सब सेलों को मिलाकर EG बनता है। तो मैंने ये बोला कि आप यहां देखिए इस चित्र डायग्राम से कि कोई गैसीय विलगित धातु परमाणु है, तो उसमें जो d ऑर्बिटल होते हैं उनकी चारों की पांचों की क्या होती है अपनी, ये देखो ये है, ये यहां से देखिए ये धातु के डी कक्षक हैं, ये पांचों के पांचों डी कक्षक हैं। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने कहा कि ये थोड़ी सी औसत ऊर्जा हो गई, इनकी पांचों की क्या हो गई, बराबर। क्यों हो गई बराबर? क्योंकि धातु परमाणु के चारों तरफ ऋण आवेशों का ये गोलीय सममिति क्षेत्र हो गया। अब जैसे ही इस एम धातु ने, जो धातु हम एम बोल रहे हैं, लीगेंड्स आए इसके पास, तो क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स। तो ये जो इन पांचों डी कक्षक की ऊर्जा जो औसत ऊर्जा थी, जो समान थी, तो उनका क्या हो गया, विपाटन हो गया। ये EG और T2G में बदल गए। EG में कौन आई, दो सब सेल आई, और T2G में क्या आई, तीन सब सेल। तो दो समुच्च में विपाटन हो जाता है, और इसी को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। तो हम आपको पढ़ा चुके थे कि धातु परमाणु के चारों तरफ एक ऋण आवेशों का गोलीय सममित होता है, लेकिन लीगेंड के कारण ये सममित क्षेत्र असम्मित हो जाता है, जिस वजह से d ऑर्बिटल की डीजनरेसी खत्म हो जाती है। डीजनरेसी खत्म होने का अर्थ है कि अब इनकी ऊर्जा समान नहीं होगी, तो इनका विपाटन होता, टूट जाते हैं। ये तीनों एक समुच्च बनाते हैं जिसको हम T2G कहते हैं, और ये दोनों एक समुच्च बनाते हैं जिनको हम EG कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं डी कक्षक हैं, ये अक्ष के मध्य में होती हैं, अक्ष के मध्य में, और ये दोनों अक्ष पर होती हैं। ठीक है, आज हम ये तो हमने पढ़ लिया क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टफलकीय उपसहसंयोजन समूहों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो सबसे पहले ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ये कोई धातु डी कक्षक के 5 सब ऑर्बिटल हैं, 5 डी ऑर्बिटल हैं हमारे, और यहां पर ये क्या बताएगा कि गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र की वजह से इन डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, इन पांचों की ऊर्जा क्या है, समान। लेकिन देखो ये गोलीय क्षेत्र बना दिया हमने एम के ऊपर। अब जैसे ही इन्होंने लीगेंड इसके पास में आया, एम धातु के पास में कौन आया, लीगेंड्स, तो इनका क्या हुआ, विपाटन हो गया। तो ये दो ऊपर चली गई और तीन नीचे आ गई, और ये क्या है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो अर्थ क्या हुआ, दो समुच्चों में टूट गई। ये 5 जो हमारी डी ऑर्बिटल थी वो दो समुच्च में टूट गई। तो एक समुच्च में तीन ऑर्बिटल आ गई, कौन कौन सी, DXY, DYZ, DZX, इनको हमने T2G कहा। और दूसरे समुच्च में दो ऑर्बिटल आ गई, DX² - Y² और DZ², जिसको हमने नाम दिया EG। तो आप देख रहे होंगे कि इन पांचों की पहले औसत थी, ऊर्जा समान थी, लेकिन इन दोनों की बढ़ गई, क्योंकि देखो ऊर्जा का क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। तो EG की ऊर्जा बढ़ गई और इसकी क्या हो गई, कम हो गई। तो इन ऊर्जा में जो अंतर है उसको ΔO से प्रदर्शित करते हैं। वापस सुनिए, ये कोई धातु परमाणु का गोलीय क्षेत्र था,
चारों तरफ, जिसके कारण इनमें डीजनरेसी थी। और लेकिन लिगेंड के पास में आने से ये डीजनरेसी हो गई खत्म हो गई, तो इनका हो गया विपाटन, दो समुच्च में टूट गए, T2G और EG में। तो आप देख रहे होगे कि EG वाले जो समुच्च है उसकी ऊर्जा बढ़ गई और T2G वाले की क्या हुई, कम। मान के चलो ये औसत एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, तो अभी इतनी ऊर्जा थी, यहाँ हम दे दें, यहाँ 5 लिख दें, यहाँ 10 लिख दें, 15 लिख दें, 20 लिख दें, 25 लिख, ग्राफ बनाए, तो अभी तो औसत थी, तो ये औसत थी। और ये क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये बढ़ गई और ये क्या हुई, कम हुई। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों की जो ऊर्जा में अंतर होता है उसको डेल जीरो से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ कितनी बढ़ती है, तो यहाँ लिखा भी है, देखो यहाँ लिखा है। पहली बात तो जब समुच्च, एक समुच्च ये है और एक समुच्च ये है, तो इन समुच्चों की ऊर्जा के अंतर को, जो डिफरेंस होता है, हम डेल जीरो से दर्शाते हैं, डेल जीरो से। और यहाँ पर जो जीरो नहीं है, ये जो जीरो है इसको ऑक्टाहीडल मतलब है इसका, ये डेल ओ है एक तरीके से। क्या है ये, डेल ओ, डेल जीरो नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, डेल ओ। तो ये क्या है, ऑक्टाहीडल। यहां पर ओ का मतलब क्या है, ऑक्टाहीडल। अगर ये कॉम्प्लेक्स हमारा अष्टफलकीय ना होके चतुष्फलकीय हुए, तो चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहीडल, तो यदि उपसह संयोजन यौगिक चतुष्फलकीय हुआ तो इनमें जो अंतर होता है तो उसको हम डेल टी बोलते हैं। टी का मतलब टेट्राहीडल। तो आज हमने बताया कि डी कक्षकों की जो डीजनरेसी खत्म हो जाती है लिगेंड के प्रभाव से, तो दो समुच्च में टूट जाते हैं और इन समुच्चों की ऊर्जा में जो अंतर होता है हम उसको डेल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि टेट्राहीडल कॉम्प्लेक्स हुए, चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स हुए, तो हम डेल ओ नहीं बोलेंगे, डेल टी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए तीन निम्न ऊर्जा वाले T2G। ये T2G क्या है, निम्न ऊर्जा वाले, कम ऊर्जा वाले, और EG क्या है, उच्च ऊर्जा वाले। तो यहां लिख दिया कि तीन निम्न ऊर्जा वाले T2G और दो उच्च ऊर्जा वाले EG में इनका समुच्च बना लेते हैं। और क्या बोला हमने कि इस प्रकार समान ऊर्जा वाले, ये समान ऊर्जा वाले कक्षकों का लिगेंड की ज्यामिति से दो समुच्च में विपाटन हो गया। ये समान ऊर्जा के कक्षक थे, तो लिगेंड की वजह से दो समुच्च में इनका विपाटन हो गया और इन समुच्चों की ऊर्जा में जो अंतर होता है हम उसको डेल ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब पॉइंट आया कि EG की कक्षा में वृद्धि हुई, तो कितनी वृद्धि हुई, 3/5 डेल ओ। और T2G में जो कमी हुई वो कितनी कमी हुई, 2/5 डेल जीरो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि भाई EG में ही क्यों वृद्धि हुई और T2G में क्यों कमी हुई। तो यहां पर किताब में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, किताब से पढ़ते हैं कि जो EG वाले ऑर्बिटल हैं वो लिगेंड की दिशा वाले अक्षों पर आते हैं। होता क्या है बेटा कि धातु परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब लिगेंड पास में आता है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। वापस सुनिए, इतना तो मैंने बोल दिया कि ये दो समुच्च में टूट गया, EG और T2G। EG में 3/5 डेल ओ वृद्धि हुई ऊर्जा में और T2G में 2/5 डेल ओ बराबर कमी हुई, और इन ऊर्जा के अंतर को डेल ओ से प्रदर्शित करते हैं। सब बता दिया। हम ये बता रहे हैं कि EG में वृद्धि क्यों हुई और T2G में कमी क्यों हुई। तो इसको समझने के लिए हम यहां से समझेंगे कि कोई अष्टफलकीय उपसय संयोजन वाला सत्ता वाला कोई धातु परमाणु है जिसमें क्या होगा, उपसय संयोजन अष्टफलकीय बना रहा है, तो उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी, 6 लिगेंडों से जुड़ा होगा, तो 6 लिगेंडों से जुड़ा रहता है। अब कह रहे हैं कि धातु का जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन, धातु के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन और लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो जब डी कक्षक लिगेंड से दूर ना होकर सीधा निर्दिष्ट होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण अधिक होता है। और आप जानते हो कि जो DX² - Y² वाला डी कक्षक है और DZ² है, ये अक्ष पर होता है। हमने आपको पहले ही पढ़ाया था कि ये दोनों कहाँ होते हैं, अक्ष पर, और ये दोनों कहाँ होते हैं, अक्ष के मध्य पर। तो इसी बात का हम उपयोग कर रहे हैं कि ये अक्ष पर होते हैं ये दोनों, और ये तीनों कहाँ होते हैं, अक्ष के मध्य पर। तो ये क्या होते हैं, कक्षक लिगेंड की दिशा वाले अक्ष पर होते हैं। ये दोनों कक्षक लिगेंड की दिशा वाले अक्षों पर होते हैं और लिगेंड की वजह से प्रतिकर्षण हो रहा है। और ये दोनों कक्षक कहाँ हैं, लिगेंड की दिशा वाले
वाले अक्षों पर हैं, लीगेंड की दिशा वाले अक्षों पर हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा महसूस होगा। और जब प्रतिकर्षण ज्यादा महसूस होगा इन दोनों में, तो इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जबकि ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं, जिनको हमने समुच्च बोला T2G, तो ये कहाँ होते हैं, अक्ष के मध्य में होते हैं। ये कहाँ होते हैं, अक्ष के मध्य में होते हैं। इसलिए इनकी ऊर्जा जो होती है औसत ऊर्जा से कम हो जाती है, घट जाती है। और ये दोनों कहाँ होते हैं, लीगेंड के दिशा वाले अक्ष पर, तो इनकी ऊर्जा जो औसत ऊर्जा से है वो बढ़ जाती है। ये तो मैंने बोला कि इन दोनों की औसत ऊर्जा से बढ़ गई, और ये औसत ऊर्जा वाले इन तीनों की क्या हुई, कम हुई। तो कारण क्या है कि ये दोनों जो कक्षक हैं वो लीगेंड की दिशा की अक्ष पर आते हैं, जिससे प्रतिकर्षण ज्यादा महसूस होता है। और ये तीनों कहाँ होते हैं, अक्ष के मध्य पर होते हैं, इसलिए इनकी औसत ऊर्जा से कम हो जाती है ऊर्जा। तो डिजेनरेसी तो खत्म हो ही गई। पहले इन पांचों डी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान थी, अब इन 2 की समान है, इन 3 की समान है। इनकी बढ़ गई, इनकी घट गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि ये लीगेंड की दिशा के अक्ष पर आते हैं। ये कहाँ होते हैं, अक्ष के मध्य पर। साफ साफ लिखा है कि इस प्रकार ये दोनों कक्षक हैं जो हमारे dx² - y² तथा dz², वो कक्षक कहाँ आते हैं, लीगेंड की दिशा के वाले अक्षों पर होते हैं। अधिक प्रतिकर्षण होता है, इससे उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जबकि dxy, dyz, dzx कक्षक जो क्या होते हैं, जो अक्षों के मध्य निर्देशित होते हैं। तो इनका गोलीय जो क्रिस्टल क्षेत्र की जो औसत ऊर्जा होती है, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र की औसत ऊर्जा ये वाली देखो लिखा है, तो उनसे क्या होता है, कमी हो जाती है, घट जाती है। कितनी कमी होती है, 2/5 डेलो। और कितनी वृद्धि होती है, 3/5 डेलो। ठीक है, और डेलो क्या है, हमारी दोनों समुच्चों की ऊर्जा में अंतर। इतना बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये इन दोनों कक्षक की ऊर्जा बढ़ जाती है, इन तीनों कक्षक की ऊर्जा घट जाती है। फिर वो कह रहे हैं इस प्रकार से क्या होता है, इनका विपाटन हो जाता है। तो 3 बन जाते हैं निम्न ऊर्जा वाले, क्योंकि इनकी तीनों की घट रही, तो 3 बन जाते हैं निम्न ऊर्जा वाले। इन दोनों की बढ़ रही, तो 2 बन जाते उच्च ऊर्जा वाले। उच्च ऊर्जा वालों को हमने ईजी समुच्च कहा, और निम्न ऊर्जा वालों को, ये 3 वालों को हमने T2G कहा। तो जैसे ही डिजेनरेसी खत्म होती है लीगेंड की वजह से, तो 2 समुच्च बन जाते हैं, T2G और EG। ये बन गए EG और T2G। ठीक है, इसको हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। अब इतना पढ़ लिया हमने, यहां लिख देते हैं अब हम कि ये हमारा कोई एक धातु के डी कक्षक थे 5, इनकी ये औसत ऊर्जा थी गोलीय सममिति के कारण, ये वाला। अब ये लीगेंड की वजह से 2 समुच्च में टूट गए। इनको बोला हमने EG, इनको बोला T2G। ये लीगेंड की अक्ष की दिशा पर आते हैं, इसलिए इनमें कितनी वृद्धि होती है, 3/5 डेल 0, इतनी वृद्धि होती है, इतनी ऊर्जा की। यहाँ पर 2/5 डेल O, इतनी कमी होती है, इतनी कमी होती है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने यहां तक पढ़ा दिया, सब पॉइंट हमने बोल दिए जितने लिखे हैं, कि क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन होता है, क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन होता है, मतलब डेल O जो होता है, वो लीगेंड तथा धातु आयन पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न होता है। जो विपाटन है वो किस वजह से होता है, लीगेंड और धातु पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है कि विपाटन ज्यादा होगा कि कम होगा। ये किस बात पर निर्भर करता है, ये लीगेंड पर उपस्थित आवेश और धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। तो कुछ लीगेंड क्या होते हैं कि प्रबल क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ लीगेंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, और जो लीगेंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो विपाटन उस स्थिति में अधिक होता है। विपाटन क्या होता है, अधिक होता है। जबकि कुछ लीगेंड दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो उस समय विपाटन कम होता है। तो लीगेंड के कुछ उन्होंने बताया कि कुछ होते हैं जो प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो विपाटन अधिक होता है, और कुछ क्या करते हैं, दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो विपाटन कम होता है, स्प्लिटिंग कम होती है। विपाटन मतलब स्प्लिटिंग, टूटना। तो यहां पर उन्होंने कुछ लीगेंड लिए और उनको बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो यहां उन्होंने एक लीगेंड लिया आयोडाइड, उससे ज्यादा ब्रोमाइड की है। तो ये क्या हुए शुरुआत के, ये हुए दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करने वाले, और ये जो बाद के हैं ये क्या करने वाले हैं, प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करने वाले। तो ये वाला समझ के लो साइनो ले लें, तो साइनो क्या है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स है। आयोडो की बात करें तो ये दुर्बल लीगेंड्स है, दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करता है, विपाटन कम करता है। ये वाले क्या है, ये बढ़ते जा रहा है ना क्रम, तो ये वाला कार्बोनिल तो और ज्यादा विपाटन करेगा। तो इस प्रकार की एक जो सीरीज बन गई, ये सीरीज है, ये बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, ये सबसे कम और ये सबसे ज्यादा, तो ये विपाटन सबसे कम करेगा ये लीगेंड, और ये वाला लीगेंड सबसे ज्यादा करेगा, और ये इनके बीच में है। तो इस सीरीज को एक नाम दे दिया गया कि स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहलाती है। सीरीज क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक सीरीज कहलाती है।
ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं कि अष्टफलकीय सहसंयोजन सत्ता में उपस्थित धातु आयन के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। हुंड का नियम आप जानते हैं कि मान लो ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है और मान लो हमारे पास D3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, एक यहां भरेंगे, अब एक यहां भरेंगे, ये नहीं कि इधर भर दें। युग्मित नहीं हो सकते। कब तक युग्मन नहीं हो सकता? जब तक सारे ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। अब हमने कहा D5 है तो हम कहां कहां भर देंगे? इधर इधर। अब अगर D6 हुआ तो हम कहां भरेंगे? ये अब युग्मन करेंगे तब तक, क्योंकि पांचों को मिल चुके ना एक एक इलेक्ट्रॉन, तो अब हम युग्मन कर सकते हैं। तो यहां पर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वितरण बता रहा है, वो भी किसमें? अष्टफलकीय उपसंयोजन सत्ता में उपस्थित। डी कक्षक में वितरण तो बता रहा है, लेकिन ये कौन सी डी कक्षक है? धातु आयन की डी कक्षक है, लेकिन कौन से कहां उपस्थित? अष्टफलकीय उपसंयोजन सत्ता में उपस्थित धातु आयन के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो यदि डी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जब तक तो हुंड के नियम के अनुसार भरा जाएगा। जैसे ये लिया हमने 1 2 3 4 5 और D3 तो 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक इधर एक इधर और एक इधर, ये नियम चलेगा। लेकिन मान के चलो कि धातु आयन के डी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर 2 संभावना है। 2 संभावना क्या है कि 2 संभावना है, जैसे हम थोड़ा अलग से समझे पहले कि अगर D4 है, ये है हमारा D4 है, हमने कहा तो एक इधर एक इधर एक इधर। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ तो विपाटन हो गया। विपाटन हो गया तो विपाटन में क्या हुआ कि ये 3 अलग हो गए। ये देखिए शॉर्टकट में ये T2G बोलने लगे और इन दोनों को क्या बोलने लगे? EG। तो हो सकता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन EG में आ जाए और हो सकता है कि EG में ना आए, यहाँ पियरिंग हो जाए। तो 2 संभावना है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि यदि D4 हुआ तो हुंड के नियम से नहीं जरूर नहीं कि इधर ही भरा जाए, यहां भी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन और यहां भी हो सकता है। तो ये 2 संभावनाएं हैं, तो इसको हम पहली संभावना लिखते हैं कि D4 आयन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 2 संभावनाएं। कैसी संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है कि अब ये 5 तो बचे नहीं है साथ में, ये इस तरीके से हो गए। ठीक है, तो ये क्या बना दिए? 1 2 3 और ये 1 2, तो ये हमारा इसका नाम क्या है? T2G। इसका नाम क्या है? EG। अब हम दूसरी संभावना देखें, ये पहली और ये दूसरी, तो ये 1 2 3 और ये 1 2, तो इसका नाम फिर से क्या है? T2G और इसका नाम है EG। अब हमने कहा कि D4 है, D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हो सकता है कि एक इसमें आ जाए, एक इसमें आ जाए, एक इसमें आ जाए और एक इसमें आ जाए, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि एक इधर एक इधर एक इधर और इधर ना जाके इधर ना जाए, यहां आ जाए इलेक्ट्रॉन। कहां आ जाए इलेक्ट्रॉन? यहां। तो ये 2 संभावनाएं हैं। तो इस संभावना को हम कैसे लिखेंगे? T2G 3 और EG 1। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और EG में कितने हैं? 1। इसको कैसा लिखा जाएगा? T2G 4 और EG 0। तो ये 2 संभावनाएं हैं। यदि D3 हुआ, डी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो हुंड के नियम के अनुसार भरा जाएगा। लेकिन यदि डी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 संभावनाएं हैं। एक तो क्या कि हुंड के नियम से भर दिया जाए। अब हमने इनको तोड़ के लिख दिया क्योंकि विपाटन हो गया ना, ये 2 समुच्चय बदल गई, तो हो सकता है कि हुंड का नियम लागू हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि EG में ना जाए क्योंकि अब तो अलग समुच्चय है ना, तो यहाँ पर पियरिंग हो सकती है, तो यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 संभावनाएं हैं। अब ये 2 संभावनाएं हैं, लेकिन यहां पर अगर ये हुआ तो यहां पर पियरिंग ऊर्जा चाहिए, खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर पियरिंग ऊर्जा खर्च नहीं हुई। तो एक शब्द कहीं लिखा होगा पी को हम बोलते हैं युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा क्या है कि एक कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, युग्मित हो गए ना, तो ये क्या है? एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा, इसको लिख लेना। एक कक्षक की बात हो रही, 2-3 की नहीं। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मन के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम युग्मन ऊर्जा कहते हैं, उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रश्न आया कि मैडम आपने तो कह दिया कि 2 संभावनाएं हैं, तो कौन सी कब होगी? तो उसके लिए एक नियम है। क्या नियम है कि जो पहली वाली संभावना है, ये पहली वाली, तो पहली वाली होगी जब डेल 0 का मान कम हो P से। डेल O क्या है? हमारी डिफरेंस, 2 समुच्चयों की ऊर्जा में डिफरेंस, और पियरिंग ऊर्जा का मान ज्यादा हो।
पी का मान क्या है, ज्यादा हो। तो पियरिंग ऊर्जा का मान ज्यादा है तो पियरिंग नहीं होगी। तो क्या होगा, ये 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा। और जब ये तो अलग से बता दिया कि पी, अब मान लिया कि जो डेल O है उसकी ऊर्जा ज्यादा है और पी कम है, पी मतलब युग्मन ऊर्जा की मान कम है, तो आराम से युग्मन हो जाएगा। तब ये कंडीशन आएगी। जब युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा, मतलब युग्मन नहीं होगा। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में। और जब युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा, पी मतलब युग्मन ऊर्जा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में नहीं जाएगा, यहाँ युग्मन हो जाएगा। नियम पढ़िए, साफ साफ लिखा है कि चौथे इलेक्ट्रॉन को भरने की 2 संभावनाएं हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन कि T2G कक्षकों में पहले से विद्यमान इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मन हो सकता है। देखो ये युग्मन हो गया, T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ युग्मन हो सकता है यहाँ। या ऐसा हो सकता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाए। 2 संभावनाएं हैं, या तो युग्मन हो सकता है या Eg में चला जाए। तो युग्मन हो सकता है या Eg में स्थान ग्रहण कर सकता है। और Eg में स्थान ग्रहण कर रहा है तो युग्मन ऊर्जा से बच रहा। यदि Eg में चला गया तो युग्मन ऊर्जा से बच गया, क्योंकि युग्मन ऊर्जा नहीं करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर 2 विकल्प हैं कि यदि डेल O का मान क्या है, कम है, और P का मान ज्यादा है, P मतलब युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में जाएगा। पियरिंग ऊर्जा का मान ज्यादा है तो कहाँ जाएगा, पियरिंग ऊर्जा का मान ज्यादा है तो Eg में जाएगा, क्योंकि पियरिंग नहीं होगी। और जब पियरिंग ऊर्जा का मान कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G कक्षक में जाएगा और पियरिंग हो जाएगी। ठीक है, पढ़ लेते हैं कि जब यदि पियरिंग ऊर्जा का मान ज्यादा हुआ तो चौथा कक्षक इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, क्योंकि T2G में जाएगा तो पियरिंग हो जाएगी, तो कहाँ जाएगा, Eg में जाएगा। और विन्यास ये मिलेगा हमें, T2G 3 और Eg में 1। ठीक है, जब क्या हो, हमारा पियरिंग ऊर्जा का मान ज्यादा हो। और ये कब होगा, जब दुर्बल क्षेत्र लीगेंड हो। लीगेंड किस प्रकार का हो, दुर्बल क्षेत्र प्रकार का हो। और कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो हाई स्पिन बनेगा। हमने आपको पहले ही पढ़ाए थे आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक। उसमें हमने बताया था कि जो आंतरिक कक्षक हैं वो किस प्रकार के बन रहे थे हमारे। ये देखिए आंतरिक कक्षक निम्न प्रचक्रण लो स्पिन वाले, और जो बाह्य कक्षक थे वो हाई स्पिन वाले, जो कहीं लिखे होंगे। ये बाह्य कक्षक कैसे बन रहे थे, हाई स्पिन। तो ये मैं ये कहना और चाह रही हूँ, एक पॉइंट और बता देते हैं कि जब पियरिंग ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, और Eg में जाएगा। और साथ में लिख लीजिए ये कब होगा, जब लीगेंड्स कैसा हो, दुर्बल क्षेत्र लीगेंड हो। दुर्बल क्षेत्र लीगेंड होगा। और कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेंगे हमारे हाई स्पिन वाले। कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हाई स्पिन वाले। और जब युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, T2G में जाएगा। और ये कौन से लीगेंड की वजह से जाएगा, जब प्रबल क्षेत्र लीगेंड्स होंगे। कौन से लीगेंड्स होंगे, प्रबल क्षेत्र लीगेंड्स होंगे। प्रबल क्षेत्र, प्रबल क्षेत्र लीगेंड होंगे। और क्या बनेगा हमारा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, यहाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे और यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, वो दे देते हैं कि यदि पियरिंग ऊर्जा का मान ज्यादा है डेल O से तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, क्योंकि पियरिंग ऊर्जा का मान ज्यादा है, पियरिंग नहीं होगा।